वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्रीकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपके प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 3 फरवरी, मंडे है। देख लेते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल हैं। उससे पहले देखिए, कल सेकंड फेब था और आपको पता है पार्लियामेंट में बजट पेश हो चुका है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो न्यूज़पेपर है, कल हिंदू का एक्चुअली में मुझे लगा कि साइंस कवर होगा क्योंकि संडे है, लेकिन संडे को बजट अनाउंस होने की वजह से पूरे न्यूज़पेपर हिंदू में भी और इंडियन एक्सप्रेस में, दोनों ही न्यूज़पेपर में पूरी तरीके से जो बजट था उसका जो ओवरव्यू है हर एक सेक्शन का, जैसे एमएसएमई के लिए क्या है, वुमेन्स के लिए क्या है ना, सोशल सेक्टर्स में हेल्थ के लिए क्या है, एजुकेशन के लिए क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में क्या है, इस तरीके से हर एक सेक्टर वाइज जो है यहाँ पे पेज कवर किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। देखिए, ये पूरा ओवरग्ला, जैसे टैक्स बेंजोना, एक्चुअली मेरे को है ना ये कवर करना था, लेकिन मुझे पूरा दिन लगा कल, लेकिन और भी कुछ काम थे, तो मुझे मेन तो साइंस का कवर करना था, लेकिन बजट की वजह से फिर मैंने कहा इसमें आर्टिकल्स देखो, कम से कम ना आप देखोगे ना पूरा न्यूज़पेपर 24 पेज का है ना। ये जैसे ये सारे रीड किया हुआ है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये मैं न्यूज़पेपर दे दूं या इसको हम 1 बाय 1 कवर करें, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, लेकिन मैं आई प्रेफर कि आपका ये जो न्यूज़पेपर है ना, इसको आप कवर करना। एक्चुअली क्या है, आप एक पूरा पोथा जो मैगज़ीन में आएगा आपके पास, उसको रीड करने से पहले अगर आप एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रख लोगे ना, जो न्यूज़पेपर में क्या होता है, ग्लिम्स होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये वाला आर्टिकल ले लो कि इसमें गवर्नमेंट ने अनदर 10,000 करोड़ सप्लीमेंट करा है फंड ऑफ फंड्स के अंडर, स्टार्टर्स बाय द सिडबी। इसमें यह है, फंड ऑफ फंड्स क्या होता है, एक तरह का ये फंड है जो सिडबी बैंक जो होते हैं ना, छोटे सिडबी बैंक्स होते हैं, उनके अंडर में ये काम करेगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए। और फंड्स ऑफ फंड में क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, उन्हें किसी शेयर्स में, किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं है, तो ये फंड्स ऑफ फंड क्या करेगा, सिडबी की तरफ से एक बहुत बड़ा मैनेजर का काम करेगा इस इंडिविजुअल। और जैसे ये शेयर्स है, मान लीजिए कोई भी रिलायंस का किसी का शेयर है, तो ये जो ये फंड्स ऑफ फंड्स है ना, ये इंडिविजुअल से पैसे लेगा और उसको अलग अलग जो शेयर्स होते हैं उसमें ये इन्वेस्ट करेगा, और उसका जो प्रॉफिट होगा उसको अपना कमीशन लेने के बाद इन्वेस्टर्स को दे देगा, ठीक है। तो उसमें इस चीज़ में सिडबी का जो फंड है, उसमें स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है, ताकि लोग इसमें आके, क्योंकि सिडबी एक तरीके से बैंक है, आपको पता है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है ये, ठीक है। तो ये जो है छोटे रूरल लेवल पे टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में अच्छा खासा ये काम करता है। तो इस तरीके से एक एक ना सेगमेंट कवर किया गया है यहाँ पे। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट प्रमोशंस के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है अनाउंसमेंट, ठीक है। और यहाँ पे जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए क्या है, तो इस तरीके से ना पूरा न्यूज़पेपर है, पूरा हर एक सेगमेंट, देखिए ये हर एक सेगमेंट में है पूरा, ठीक है। और सेम ऐसे ही जो है आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी है पूरा, अच्छा खासा कम से कम आप लगा लो बजट पे ही दोनों न्यूज़पेपर थे। और नो डाउट देखिए आने वाले टाइम पे ना हर एक आर्टिकल, जैसे आज भी 2-3 आर्टिकल जो बजट में पेश हुआ है, जैसे एग्रीकल्चर का है, फिर इंफ्रा है, तो इस पे बेस्ड आर्टिकल्स भी आते रहेंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको ये न्यूज़पेपर दे देती हूँ, बट आप मुझे बता दीजिएगा अगर कवर करना है तो हम डेली इसको एक एक पेज, 2-2 पेज करके जो जो आर्टिकल्स है उसको एक बार ग्लिम्स देते रहेंगे, और मैं कोशिश करूँगी या तो फिर मैं इसकी वीडियो ही बना दूँ। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, ठीक है। वैसे मैं न्यूज़पेपर दे देती हूँ आपको, ठीक है। तो एक बार इंडियन एक्सप्रेस का भी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये इंडियन एक्सप्रेस का है। इंडियन एक्सप्रेस में तो फिर भी कम है बजट के ऊपर, लेकिन है इसमें भी अच्छा खासा है। और जैसे यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में वो टॉपिक्स कवर किए हैं जो हिंदू ने नहीं कवर किया। जैसे इसमें कैंसर के बारे में भी बताया कि गवर्नमेंट ने कैंसर के लिए जो टैबलेट्स होती हैं उस पर क्या टैक्स रेट कम किया है, ट्राइबल अफेयर्स के लिए, ये चीज़ें हिंदू में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एक आर्टिकल्स आए हैं कि क्या बैलेंस करेगा, क्या है एक्सपेक्टेशंस इसकी बजट से। और यहाँ पे जैसे मखाना इकोनॉमिक्स, आपको पता है जैसे बिहार साइड में मखाना का प्रोडक्शन बहुत अच्छा खासा होता है रूरल लेवल पे, तो अब जो है मखाना का बोर्ड इस्टेब्लिश करने की बात जो है बजट में अनाउंस हो चुका है, ताकि हम अपने जो रूरल लेवल में इकोनॉमी है उसको बूस्ट कर सके, ठीक है। मखाना एक बहुत, और अभी आपको पता है कि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें फिटनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मखाना, जैसे जो नट्स होते हैं जो ड्राई फ्रूट्स के फॉर्म में, ठीक है।
स्नैक्स के फॉर्म में। तो इस चीज़ को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए काफ़ी अच्छा खासा एक अनाउंसमेंट किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग है, जैसे यहाँ पे मैरीटाइम डेवलपमेंट के लिए 25,000 करोड़। आपको देखिए अमाउंट याद नहीं रखना कि किस डिपार्टमेंट में क्या है, लेकिन आपको स्कीम्स याद रखनी है। आपको जैसे मखाना का बोर्ड अनाउंसमेंट हो गया तो क्वेश्चन स्टेटमेंट आ जाएगा, मखाना का बोर्ड पहले से इस्टेब्लिश्ड है, जैसे टी बोर्ड कहा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एमएसएमई के लिए, आपको पता है एमएसएमई की जो डेफिनेशन है अभी रिसेंटली 2020 में ना चेंज करी गई थी, रिवाइज किया गया था, लेकिन अब जो है वापस इस साल के बजट में एमएसएमई की डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक छोटे छोटे सेक्टर्स में जो है यहाँ पे बजट की जो जो चीज़ें हैं उसको न्यूज़पेपर में कवर किया, पूरा न्यूज़पेपर इसी से भरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए पॉसिबल तो नहीं है एक ही ग्लांस में हम सारे के सारे अब जैसे आर्टिकल को कवर करें। जैसे एग्रीकल्चर में धन धान्य करके एक जो मिशन है वो लॉन्च हुआ है इस बार, स्पेशली पल्सेस और सीड्स पे है, कवर करेगा ये कि इंडिया को जो है आत्मनिर्भर बनना है अपने पल्सेस और सीड्स और दालों पे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको बंच, एक मैगजीन का बंच पढ़ने से पहले ये न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको, और ना भी पढ़ोगे मैगजीन तो एटलीस्ट एग्जाम्स में एक आइडिया रहेगा कि हाँ ऐसे ऐसे कुछ कुछ चीज़ें जो हैं इस बार बजट में अनाउंस हुई थी, ठीक है। तो मैं दोनों न्यूज़पेपर दे दूंगी। अगर आपको लग रहा है कि कवर करना है हमें 1 बाय 1 अच्छे से समझा के, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो हम आज का आर्टिकल शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आर्टिकल, जैसे आपको पता है कि अभी जैसे ही ट्रंप 20 जनवरी को जैसे ही सत्ता पे आए, इन्होंने कहा था कि भैया मैं जो है आने वाला टाइम पे कनाडा, मैक्सिको, चाइना, इंडिया पे मैं टैक्स लगाऊंगा। तो उस चीज़ की शुरुआत जो है श्री गणेश कर दिया है ट्रंप जी ने। तो यहाँ पे सबसे पहले कनाडा, मैक्सिको और चाइना पे लगाया 25% टैक्स लगाया यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ का जो काउंटर अटैक ऑब्वियसली अगर आपने किया है तो ये करेंगे बाकी जो नेशंस है जिन पे आपने लगाया। और तो यहाँ पे यूएसए के जो प्रेसिडेंट है इन्होंने सीधा सीधा बोला है कि देखिए यूएसए इसलिए लगा रहा है क्योंकि यूएसए को जो है अपनी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करनी है। ऊपर से जैसे कनाडा और मैक्सिको से जैसे फेंटेनाइल करके एक ड्रग है, ठीक है, जो कि वीड्स या फिर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसके फॉर्म में यूज़ किया जाता है, उस चीज़ का जो इम्पोर्ट है, जो एक्सपोर्ट है वो यूएसए में किया जा रहा है, जिसका यूज़ एज अ ड्रग के फॉर्म में किया जा रहा है। और आजकल आप यूएसए, अगर आप यूट्यूब में भी देखोगे ना तो यूएसए के बहुत सारे वीडियोस के बारे में, जैसे ड्रग डीलर्स या ड्रग जो एडिक्टेड हैं वो एज अ ज़ॉम्बी की एक वीडियोस भी बहुत वायरल हो रही है यूट्यूब में, अगर आपने देखा होगा। तो ये सिर्फ फेंटेनाइल वाला ही ड्रग है, ठीक है। तो इसके सैंक्शंस लगाने के लिए उन्होंने कहा कि जो कनाडा, मैक्सिको, चाइना है, क्योंकि चाइना बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ये फेंटेनाइल का, ठीक है, इस ड्रग का। तो यहाँ पे जो है इन्होंने कहा कि अब से इन सब चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। तो अब इसको काउंटर करते हुए जैसे कि अगर आप कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जस्टिन ट्रूडो, जिसे ट्रूडो है, इन्होंने बोला है कि 25% जो है, इन्होंने कहा कि यूएसए पे जो लगने वाले प्रोडक्ट्स जो कनाडा में आते हैं उस पर वो टैक्स लगाएंगे। नियरली उसकी वर्थ है $107 की, बिलियन की, ठीक है। और सेम जो है मैक्सिको के जो प्रेसिडेंट है क्लॉडिया, उन्होंने भी बोला है कि देखिए सीधे सीधे अपने इकोनॉमिक मिनिस्टर्स को जो कि यूएसए से जो भी चीज़ें ये इंपोर्ट करते हैं उन पे टैक्स लगाने के लिए। चाइना ने बोला है कि अब ये यूएसए के खिलाफ WTO में जाके केस फाइल करेगा, ठीक है। तो ये तो होना ही है। तो राइटर यहाँ पे ओवरऑल ये बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से यूएसए ने इस तरीके से अचानक से ट्रेड जो टैक्स लगाना शुरू कर दिया, उससे यूएसए के इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। नो डाउट इसके इकोनॉमी में थ्रेशोल्ड भी बढ़ेगा $803 का, लेकिन 0.4% के हिसाब से एक लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। जो चीज़ें आप बाहर के नेशन से मंगवा रहे हो वो चीज़ आपके नेशन में कॉस्ट जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोगों का इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इम्पैक्ट तो पड़ने वाला है। तो राइटर यहाँ पे इस ओवरऑल आर्टिकल में ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह के डिसीजंस क्या है ना, एक वॉर, ट्रेड वॉर को जन्म देती है ना, बहुत बड़ा। क्योंकि अब यूएसए ने टैक्स लगाया, ठीक है, अब उसके बदले जो चाइना है, मैक्सिको है, कनाडा है, अब वो रिटेलिएशन करेंगे। तो इस तरीके से वॉर से क्या होगा ना, जो ग्लोबल इकोनॉमी आपकी जुड़ी हुई है, क्योंकि देखिए पिछले 30 साल से ग्लोबलाइजेशन डोमिनेट कर रहा है, LPG है ना, दूसरे से साइकिल में जुड़ी हुई है। तो जब आप इन जैसे प्रोडक्ट्स को अगर आप टैक्स लगाते हो और आप बाकी नेशंस, अब चाइना से जो आने वाले प्रोडक्ट पे अगर टैक्स लगाओगे तो क्या होगा, चाइना उस तरीके से चीज़ों पे, फिर जो चाइना यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है उन पे टैक्स बढ़ाएगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। तो ओवरऑल ये चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ग्लोबल इकोनॉमी को भी ये इम्पैक्ट करेगी, ठीक है। तो अब देखना है अभी इंडिया की बारी है, क्या होता है क्या नहीं होता, कब कितना लगने वाला है, ठीक है। खैर अब नेक्स्ट आर्टिकल जैसे एग्रीकल्चर पे है, यहाँ पे राइटर बता रहे हैं, आपको पता है
जिसे बजट का बता रहे हैं कि बहुत सारे उम्मीद थी, लेकिन यहाँ पे थोड़े से राइटर जो है नाराज़ हैं, क्योंकि राइटर का कहना है कि एक्चुअली इस बार के जो बजट है उसमें इतना कुछ खास दिया नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तो एमएसपी का आपको पता है कि लीगलाइजेशन की डिमांड करी जा रही थी, लेकिन इस पर गवर्नमेंट ने कोई एड्रेस नहीं करा इस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे सेवरल इनिशिएटिव्स हैं जो एग्रीकल्चर को, उसकी कम्युनिटी को, यानी स्पेशली फार्मिंग को फ़ायदे देने के लिए जैसे किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्पेशल फोकस किया गया 100 डिस्ट्रिक्ट ऑफ एग्यूमेंट एग्री प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हम जिस तरीके से हमारी क्लाइमेट चेंज बढ़ता जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को बढ़ाना होगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ाना होगा। जो किसान क्रेडिट कार्ड है जिससे उनको किसानों को लोन दिया जाता है, उसकी जो रेंज है वो 3 लाख से 5 लाख कर दी है। पल्सेस वगैरह जो दालें हैं उसको आत्मनिर्भर भारत किस चीज़ में, तुर में, मूंग दाल में, उड़द दाल में करने के लिए यहाँ पे जो है फोकस किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बिहार में जैसे मैंने आपको बताया कि मखाना बोर्ड जो है इस्टेब्लिश किया जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि मखाना का प्रोडक्शन बहुत ही ह्यूज होता है बिहार के बहुत सारे रीजनल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें अब राइटर बता रहे हैं कि देखिए ये तो तब होगा ना जब हम सबसे पहले ये बात करें कि भैया इस साल 2025 के बजट में एग्रीकल्चर के लिए गवर्नमेंट ने कितना अमाउंट दिया है। तो उसकी बात करें तो राइटर कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर आप एग्रीकल्चर का बात देखोगे तो 1.49 ट्रिलियन है, जो कि 4% के आसपास है ओवरऑल बजट का। लेकिन ये पिछले साल से जो है थोड़ा सा कम ही है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इतना नहीं है। और उम्मीद है कि 2026 में ये जाके 4 से 5% के आसपास ही होगा। ठीक है, जो चीज़ थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहाँ पे राइटर ना थोड़ा ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे पास, कहने का मतलब ये है कि हमारा टारगेट बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारे पास जो अमाउंट है वो उतना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताया कि जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने पीएम किसान में जो एलोकेशन किया था, पीएम किसान में जो 6,000 हम सालाना देते हैं, उसके अंदर जो पैसा दिया गया था वो 60,000 करोड़ था 2019 में, लेकिन वो इस बार धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता जा रहा है। यानी गवर्नमेंट के द्वारा इन स्कीम्स में जो दिए जाने वाले फंड्स हैं वो काफ़ी कम है। ठीक है, जिसके वजह से डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफ़र है वो इतना नहीं हो रहा है किसानों के लिए। ठीक है, तो अब बात आ जाती है कि क्या ये जो एलोकेशन है वो सफिशिएंट रहेगा हमारे जीडीपी के लिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑलरेडी हमारा जो जीडीपी है एग्रीकल्चर पे, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का 17% हो गया है, जहां लोगों को पहले ये जो है 46% रोजगार देता था। ठीक है, जैसे 42% लोग रोजगार लेते थे, अब वो उससे और बढ़ के 46% लोग डिपेंड है। लेकिन इस पर जीडीपी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी तो बढ़ना चाहिए ना, लेकिन उल्टा हो रहा है। जितने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा लोगों की जो जनरेशन है या फिर जो जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन है एज अ इनकम सोर्स के फॉर्म में वो कम होता जा रहा है। 17%, आप सोचिए कम से कम 50% जनता सिर्फ और सिर्फ एक सेक्टर पे डिपेंड है और वो जीडीपी में मात्र 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है। और वहीं अगर आप सर्विस सेक्टर का देखोगे तो नियरली 28% या 30% ही लोग हैं जो काम कर रहे हैं सर्विस में, लेकिन वो 50 से 55 के आसपास जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो डबल कर रहा है, आप सोचिए, है ना। तो ये चीज़ें बहुत इंपैक्ट करती है इकोनॉमी को, है ना। तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि किस तरीके से ये जो पिरामिड बना है बॉटम से अप लेवल तक का, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को हम किस तरीके से लेबर सरप्लस में लेके आए, तो हमें यहाँ पे प्रमोट करने की ज़रूरत है। राइटर बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है, लेबर इंटेंसिव वाले जो स्किल अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनकम इंप्रूव हो, है ना। और अभी रिसेंटली जैसे गवर्नमेंट ने एमएसएमई की डेफिनेशंस को वापस इस बार चेंज किया है। ठीक है, और यहाँ पे बजट जो है इम्फेसाइज कर रहा है मेनली 109 हाई यील्डिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट वैरायटी ऑफ 32 फील्ड और हॉर्टिकल्चर्स जो है इस पे फोकस किया जा रहा है। जैसे इसमें मैंने आपको बताया ना कल जो बजट निकला था उसमें हॉर्टिकल्चर्स पे, जैसे स्पेशली जो आपके फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इन जैसी चीज़ों पे, बहुत वेजिटेबल्स होते हैं, इन पे बहुत फोकस किया जा रहा है इस बार हॉर्टिकल्चर्स पे। ठीक है, तो ये बहुत तारीफ़ी काबिल है। लेकिन राइटर बता रहे हैं कि भाई सीधी बात है, इन सब चीज़ों पर सक्सेसफुल आप अचीवमेंट तब कर सकते हो ना जब आपने इस पर अच्छे से रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया हो, एक्सटेंशन किया हो, इन सब चीज़ों का प्रोडक्टिविटी गेन्स में काम किया हो, तभी जाके ये इनकम के फार्मर्स में इनकम जो है, फार्मर्स का जो इनकम है उसको बढ़ाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2025 से शुरुआत करके आपको 2026 तक का टाइम लगेगा, आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो यहाँ पे रिसर्च की बात करी है ताकि हम क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अपने इंडिया की जो एग्रीकल्चर की ग्रोथ है वो इसको ग्रोथ को बढ़ाएं और इसकी ग्रोथ जो है 0.5% से कम नहीं होनी चाहिए हर साल। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे मार्केटिंग की बात करिए, जो क्रॉप है, जो चैलेंजेस है उसका मेनली है
है कि वैल्यू सप्लाई चेन्स में काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रप्शन होता है कि आप प्रोड्यूस तो करते हो लेकिन वो सही तरीके से मार्केट पे सही टाइम पे सप्लाई ना होने से उन्हें सही प्राइस नहीं मिल पाता। तो यहाँ पे स्पेशली जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं जैसे फ्रूट्स वेजिटेबल्स, ये तो ज़्यादा दिन टिकते भी नहीं है ना, तो इसलिए इनका प्राइस भी बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो यहाँ पे इस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इनके स्पेशली जो है आप सप्लाई चेन बूस्ट जो प्रोसेसिंग है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ राइटर बता रहे हैं कि देखिए अभी रिसेंटली अगर आप बात भी करोगे ना, तो अभी हमारे पास ई-नैम प्रोग्राम है ऑलरेडी, लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं विजन लैक कर रहा है कि हमारा मोटिव क्या है इस हॉर्टिकल्चर से या इस तरीके से जो सेक्टर है एग्रीकल्चर के पेरिशेबल गुड्स वाले, उन पे उनको टारगेट कहाँ तक लेके जाना है, कहीं ना कहीं विजन लैक कर रहा है। हमें यहाँ पे लॉजिस्टिकली इन पे जो भी एडिक्वेट जो फैसिलिटीज़ हैं, यानी जैसे स्टोर हाउस हो गया, ठीक है, मार्केट तक जो सप्लाई चेन हो गई, इनकी जो प्राइजेस हैं, इन पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का, ताकि हम एग्रीकल्चर के चैलेंजेस को डीपली जाके रिजॉल्व कर सके, ताकि जो प्राइजेस का डायनामिक्स होता है, कभी प्राइस ज़्यादा जा रहा है, कभी बहुत प्राइस कम हो रहा है, इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सके। और जिस तरीके से हमारा टारगेट है कि भैया हम दाल और जो ऑयल सीड्स होते हैं, वो जो रॉ मटेरियल्स हम प्रोवाइड करवाते हैं, उसमें अब भारत को आत्मनिर्भर बनना हमारा टारगेट है। तो हमें और एग्रीकल्चर के प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ाना होगा, ताकि हम जो है अब आज़ादी के बाद से अब सेल्फ डिपेंडेंट होना शुरू कर दें इन सेक्टर्स में भी, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करी, जैसे आप देखोगे कि आज़ादी के बाद से अगर हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा लार्जली सेल्फ डिपेंड हुआ है ना, तो वो राइस और वीट पे रहा है। तो यहाँ पे इन हॉर्टिकल्चर्स को भी हमें फोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए आपको जो है इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स पे काम करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे जैसे पोस्ट हार्वेस्ट की बात करें, क्या होता है जैसे बहुत सारे क्रॉप्स ऐसे होते हैं, उसकी फसल की कटाई के बाद ना उसका बहुत ज़्यादा लॉस होता है। नियरली अगर फ्रूट्स का देखोगे तो 8% के आसपास, और वेजिटेबल्स का देखोगे तो 7% के आसपास जो है इसकी वैल्यू चेन यानी उनका जो प्रोसेस है, यानी फाइनल खेती से निकलने के बाद मार्केट में जाने तक जो है वो नहीं जा पाती हैं किसी भी रीज़न से। जैसे सप्लाई चेन सही नहीं है, या सड़ गए हैं पहले, या बहुत दिन तक ट्रक का सप्लाई नहीं हो पाना, या स्ट्राइक हो गया, या फिर जो सप्लाई चेन यानी जल्दी से पहुंचाने का जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना होना, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे सच लॉसेस को फेस किया जाता है, वेयर हाउस नहीं होना, कोल्ड स्टोरेज ना होना, ठीक है। तो इस तरीके से वेरियस स्कीम्स पे हमें जो पेरिशेबल गुड्स हैं, जो बहुत जल्दी ख़राब होने वाले गुड्स हैं, इन पे काम करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे एग्रीकल्चर के जो फंड्स हैं, उसमें उन्होंने बोला कि मेनली हमें जो हमने 2025 में 600 करोड़ निकाला है, वो 2026 तक हमें कम से कम 900 करोड़ तक लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाके हम इस बहुत बड़े चैलेंजेस से उभर कर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो है हम ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी कंपटीशन को समझते हुए, मार्केट के स्किल, मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर, लिंक, सब्सिडी, रैशनलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम इन पे काम करेंगे, तो आने वाले 2047 तक जो हमारा विकसित भारत का टारगेट है वो अचीव हो पाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ना एक्चुअली आपको पता होगा कि आज तक है ना हमारे पास, देखिए जैसे लेबर की वेजेस रेट हो गई, या वर्क फ्रॉम होम, या जो ऑफिस में भी काम करते हैं, उन सब के लिए आपने एक्ट तो पढ़ा होगा, जैसे मिनिमम वेज रेट है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है। लेकिन कभी आपने बात करी है डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, जैसे घर में काम करने का, ठीक है, उनके लिए आज तक आपने कोई पर्टिकुलर एक्ट या जो लॉज होते हैं, या उनकी कोई मिनिमम वेज होनी चाहिए, ये चीज़ फिक्सेशंस के लिए कोई लॉ कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो इसी चीज़ पे ना 29 जनवरी को है ना, इस 29 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, कि भैया आप अब ना डोमेस्टिक वर्कर्स पे लॉ लेके आओ, ठीक है। मिनिस्ट्री को बोलो कि यहाँ पे इन पे काम करें, इनके बेनिफिट्स, इनके प्रोटेक्शंस, इनके रेगुलेशंस पे हमें काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। क्योंकि हमारे पास जिस तरीके से यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट है, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है हर एक सेक्टर्स के लिए, लेकिन ये जैसे ये फॉर्मल सेक्टर तो नहीं आता है ना, अनफॉर्मल सेक्टर आता है। अनफॉर्मल में इन डोमेस्टिक वर्कर्स का तो बहुत ही बुरा हाल है, इनके राइट्स की तो बिल्कुल ही देखा नहीं जाता, ठीक है। तो ये एक बहुत तारीफ़े काबिल वाला सिचुएशन है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं तो एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे आवाज़ उठाई है, ठीक है। तो डोमेस्टिक वर्क अगर बात करें तो ये फेमिनाइज्ड ऑक्यूपेशन है मेनली, स्पेशली अगर आप देखोगे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग होते हैं, या फिर जो माइग्रेंट होते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह आके काम करने वाले, वो लोग ये ज़्यादा डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लोकली जो है वेजेस की बात होती है, तो यहाँ पे अनफेयर वर्किंग कंडीशंस, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे घर में सुबह से काम कर रहे हैं, है ना, जैसे झाड़ू पोछे का काम, और शाम तक कर रहे हैं, और उनको पैसा 2000 ही दिया जा रहा है मंथली, 3000, और जबकि आपको पूरा दिन का काम करवा रहे हो आप, ठीक है। तो ये एक फिक्स नहीं है ना, आप इतना ज़्यादा काम करवा के, क्योंकि आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि इन डोमेस्टिक वर्कर्स के भी राइट्स होते हैं,
ठीक है, एक्स्ट्रा कंपनसेशंस की बात नहीं होती है। तो इस तरीके से जॉब सिक्योरिटी जब मन चाहे ये लोग हटा सकते हैं उन लोगों को। तो इस तरीके से बहुत सारे जो कंडीशंस है जो वल्नरेबल बना देते हैं इन सेक्शंस के लोगों को। तो यहाँ पे हमें सोसाइटी के जो डीप रूटेड कॉजेज हैं उन्हें एड्रेस करना पड़ेगा। इसको एड्रेस करके इसके लिए जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, वो लाएंगे, तभी जो है इनकी जो इनविजिबल प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, स्पेशली अगर इन सेक्टर्स में जो वुमेन्स हैं उनके लिए। ठीक है, ऑल तो देखिए इंडिया जो है, अभी आपको पता होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ILO। ठीक है, ये कन्वेंशन होता है जिसमें 189 डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए रेटिफाई किया गया है, लेकिन इंडिया ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया इसमें। ठीक है, तो जुडिशरी ने भी ये बात बोली है कि हमें काम करना चाहिए जिस तरीके से इंडिया अपने आप को आगे रख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो हमारे पास अभी कोड ऑन वेज 2019 में भी लाया गया था। मिनिमम वेज रेट को डिफाइन करा गया वापस अलग अलग सेक्टर्स में, उनके टाइम, फुल टाइम, कब तक आएंगे, कब जाएंगे, उनकी जो भी कॉम्प्लेक्सिटी है। लेकिन इन सेक्टर्स के बारे में कहीं ना कहीं अभी तक जो है लेक रही है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फर्दर काम करना होगा। इनका क्लीनिंग टास्क जो है, क्या काम होगा, क्या कितना है, सोशली डिवेल्युएटेड कितना है। ठीक है, तो पर्टिकुलर एक तो बेसिक चीज़ें, इनकी डेफिनेशन होनी चाहिए, इनकी वर्क कंडीशन, इनके प्री रिक्वेस्ट क्या होना चाहिए, इनकी जो भी लेबर रेगुलेशन, प्रूफ एम्प्लॉयमेंट है, ये सारी चीज़ें हमें जो है मिनिमम वेज एक्ट की तरह यहाँ पे काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो ओवरऑल यही बता रहे हैं इसमें। और जो इनका वर्क प्लेस होगा वो कितना सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बेसिस पे होना चाहिए। इनकी जो लेजिस्लेशंस हैं, ताकि इनके मिनिमम एंप्लॉयमेंट का जो है, इनकी भैया इनकी जो सैलरी है, इनका जो खुद का एक सिक्योरिटी है, अपॉर्चुनिटी है, वो भी चीज़ों को यहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये ओवरऑल है इसका। तो ये 2-3 आर्टिकल था आज के न्यूज़पेपर में, और एक एक्सप्लेनेशन पे UGC उसके बारे में था, क्या बोलते हैं, UGC कह रही, UCC जो उत्तराखंड में लॉ पास हुआ है, ऑल्दो वो बहुत बार कवर कर चुके हैं हम UCC का। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। ठीक है, तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा बजट के बारे में कि 1 by 1 आर्टिकल हमें फोकस करना है क्या। ठीक है, तो थैंक यू।